Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we'll be covering section 198 of Companies Act 2013, and tomorrow I'll be uploading section 197 schedule 5. So 198 is about calculation of profits which will be used in section 197. सेक्शन 197 में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स बताई हुई हैं. सो वहाँ पर लिमिट्स निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है. तो वो नेट प्रॉफिट आपको किस सेक्शन के अकॉर्डिंग चाहिए होता है? सेक्शन 198 के लिए. इसीलिए हम पहले सेक्शन 198 कवर करेंगे और उसके बाद सेक्शन 197 कवर करेंगे. In case you are new to this channel, I upload videos every day at 7 p.m. So you can, if you have not seen any of the videos previously uploaded, you can refer to the description box below. I have given the link of playlist which have already been uploaded till late, and you can find the notes also which I'll be referring to in this video, and also which I use in every video. I upload the link of the notes that I use in the description box in each video. You can find out there, right? So let's start with the section without wasting any further time. Section 198. So section 198 is given on page number 2.26 of the material. Let's start with it. इसमें आपको एक मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आइटम्स ऐड होंगे, क्या डिडक्ट होंगे, बट हाँ आपको जनरली ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट निकालना है तो कभी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आपको हर चीज़ कवर करनी चाहिए. बट हाँ आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली CS वाले लोग जो CS कर रहे होते हैं उनके लिए रेलेवेंट होता है. उनको क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड कि क्या ऐड होना है, क्या डिडक्ट होना है, तो उनको ये लिस्ट याद रखनी पड़ती है. बट ज़रूरत नहीं है. सो हमें जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि सेक्शन 198 में क्या एडिशंस और क्या डिडक्शंस बताए हुए हैं. दैट्स ऑल. हमें उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें. ठीक है. So let's start. According to section 198 of the act, net profits for any financial year for the purpose of managerial remuneration payable under section 197 shall be calculated as follows. So इसीलिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया था कि सेक्शन 197 के अंदर नेट प्रॉफिट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो उस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कौन से सेक्शन के हिसाब से किया जाता है? उस सेक्शन 198 के हिसाब से किया जाता है. सो आप नेट प्रॉफिट्स किस तरीके से कंप्यूट करोगे? आप क्रेडिट दोगे उन चीज़ों को जो सेक्शन 198 सबसेक्शन 2 में दिए हुए हैं, और क्रेडिट नहीं दोगे मतलब लेस करोगे जो सेक्शन 198 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है. और जब भी आप कंप्यूटेशन कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को जो सेक्शन 198 सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है इन चीज़ों को डिडक्ट करोगे. ठीक है. और अगर आपको 198 सबसेक्शन 5 के बारे में बताएं तो उसमें वो चीज़ें दी हुई हैं जिनको आपको डिडक्ट नहीं करना होता है. सो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बेस क्या लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेना है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में जो भी आपको मैंशन होता है, क्योंकि ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है तो आपको इसलिए समझ नहीं आता, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन में हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो सकता है नेट प्रॉफिट दिया हो. तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को ऐड करेंगे, किस चीज़ को डिडक्ट करेंगे, किस चीज़ को डिडक्ट नहीं करना, किस चीज़ को ऐड नहीं करना, लेस करना है, वगैरह वगैरह. सो दैट डिपेंड्स कि आपका बेस क्या है. तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो. बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी नेट प्रॉफिट की कंपटीशन हो रही है उसमें इन आइटम्स का ये ट्रीटमेंट होता है. तो अगर वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा जो भी आपका बेस फिगर है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं हुआ होगा तो आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट दे देना. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट subsection, that is subsection 2. Credit shall be given for the sums specified in section 198 subsection 2. So क्या चीज़ें हैं? क्रेडिट देना है मतलब ऐड करना है. ऐड क्या करना है? बाउंटीज़ या फिर सब्सिडीज़ विच आर रिसीव्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी constituted or authorized in this behalf by any government unless and except in so far as the central government otherwise directs. So सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई भी गवर्नमेंट से आपको बाउंटीज़ मिलती हैं, सब्सिडरीज़ मिलती हैं, तो उनको, या फिर आपको किसी पब्लिक अथॉरिटी से सब्सिडरीज़ मिलती हैं जिसको गवर्नमेंट ने ही ऑथराइज़ किया है, बनाया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो उस केस में उन सब्सिडरीज़ या बाउंटीज़ को आप ऐड करते हो प्रॉफिट के अंदर. लेकिन अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और बोला हुआ है, मतलब ऐड करने से मना किया है वगैरह वगैरह, कुछ भी डायरेक्शन दी है, तो आप उसको कंप्लाई करोगे, बट सेक्शन के हिसाब से ऐड करते हैं. इन केस कुछ और गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है तो आप ऐड नहीं करोगे. ठीक है.
सेकेंड है हमारे पास 198 सबसेक्शन 3, जिसके अंदर बताया हुआ है क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन फॉर दोज सम्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 198 सबसेक्शन 3। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें लेस होंगी अगर प्रॉफिट एंड लॉस में इनका क्रेडिट दिया, मतलब इनको अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्रेडिट किया हुआ है, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस किया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर उसको लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको आपको प्लस नहीं कर नहीं का तो आपको लेस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि इसको हटाना है, अगर ऐड किया हुआ है तो हटाना है, अगर ऐड ही नहीं किया तो हटाने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ब्रैकेट में, लेस कर दो अगर क्रेडिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अराइविंग एट दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो इफ़ you have calculated the profit before tax after considering these items, then you have to deduct it, otherwise not. Let's start with the first one. Profits by way of premium on shares or debentures of the company which are issued or sold by the company unless the company is an investment company as referred to in clause A of the explanation to section 186. So कोई भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपको, किस वजह से प्रॉफिट्स हो रहे हैं? बिकॉज आपको जो डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, आपने उनको प्रीमियम पर इशू किया था या प्रीमियम पर बेचा गया है, तो उस प्रीमियम की वजह से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आपको कंसिडर नहीं करना था वाइल कैलकुलेटिंग दी प्रॉफिट, बट कंसिडर कर लिया है तो माइनस कर दो। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी का नेचर क्या है, आपकी कंपनी खुद ही एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका डे टू डे काम ही यही है, तो उस केस में तो कंसिडर करना है, तो उस केस में आपको लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। सेकेंड, प्रॉफिट्स ऑन सेल्स बाय द कंपनी ऑफ फोरफीटेड शेयर्स फोरफीट करने की वजह से आपने अब शेयर्स को फोरफीट किया और फिर उनको बेचा, तो जो भी प्रॉफिट होता है दैट डज नॉट नीड टू बी कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट्स फॉर दिस सेक्शन। तो इसीलिए अगर आपने ऐड किया तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। नेक्स्ट, profits of capital nature including profits from sale of undertaking or any of the undertakings of the company or of any part thereof। किसी भी undertaking को बेचा है, उसका पार्ट बेचा है, उस पर आपको कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि आपको अंडरटेकिंग बेचने पर होता है कोई भी प्रॉफिट, तो कोई भी या फिर कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है, दैट डज नॉट रिक्वायर टू बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, दैट इज़ वाई यू हैव टू डिडक्ट इट। Next, profits from the sale of any immovable property or fixed assets of a capital nature comprised in the undertaking or any of the undertakings of the company unless the business of the company consists whether wholly or partly of buying and selling of any such property or assets। तो आपको क्या हो रहा है, immovable property या fixed assets को बेचने की वजह से कोई profit हुआ है जो किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा, तो उस केस के अंदर आपको उस प्रॉफिट को भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट, इसमें एक प्रोविज़ो डाल दी। क्या प्रोविज़ो डाल दी? प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट फॉर विच द फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड exceeds the written down value thereof, credit shall be given for so much of the excess as is not higher than the difference between the original cost of that fixed asset and its written down value। सो इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोविज़ो में क्या दिया हुआ है। प्रोविज़ो में ये बोला हुआ है कि अगर आपकी जो सेल्स कंसिड्रेशन है और जो WDV है, उसमें आपकी जो सेल्स कंसिड्रेशन है वो WDV से ज़्यादा है, तो सेल्स कंसिड्रेशन अगर WDV से ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। तो इस प्रॉफिट के लिए आपको क्रेडिट उतने अमाउंट से तो दे दिया जाएगा जो कि क्या है, जो कि आपके ओरिजिनल कॉस्ट और WDV के बीच में डिफरेंस था ना, उतने तक का क्रेडिट आपको अलाउ हो जाएगा फ्रॉम दैट प्रॉफिट, मतलब उतना छोड़कर बाकी का आपको लेस करना है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो, सेल्स माइनस WDV मेरी जो है वो 120 है, ठीक है, तो मैं था इस प्रॉफिट को मुझे लेस करना था। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर आपका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV कुछ अमाउंट आ रहा है विच इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ दी अबव अमाउंट, मतलब अगर आपका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV 40 आ रहा है या 120 तक आ रहा है, तो 120 तक जो भी आ रहा होगा उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आप उसको लेस कर सकते हो फ्रॉम दैट प्रॉफिट, मतलब उतना ही आपको कम माइनस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। सो मैंने एग्जांपल लिया, सेल्स माइनस WDV मेरी 120 है और ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV मेरी 40 है, तो मुझे 40 का क्रेडिट मिल जाएगा एज पर दिस पॉइंट।
ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको आराम से एक बारी फिर से पढ़ना प्रोविज़ो को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर करके समझने की कोशिश करना। आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। बिना एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करोगे तो हाँ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट एग्जाम्पल से ये डेफिनेटली ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। Any change in carrying amount of an asset or of liability recognized in equity reserves, including surplus, in profit and loss account on measurement of the asset or the liability at fair value. So आपकी carrying amount है किसी भी asset की, किसी भी liability की, जो कि change हो रही है। change हो रही है मतलब उसको fair value पर हम लेकर आ रहे होंगे। fair value पर लेके आने की वजह से आपके equity reserves में उसका effect जा रहा है। आपने FR में ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। इफेक्ट आपका कहाँ पर जा रहा है, इक्विटी रिजर्व्स में जा रहा है। तो इस वजह से जो ये चेंजेस आते हैं ना कैरिंग अमाउंट में चेंजेस, इनको भी हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कोई भी अमाउंट जो अनरियलाइज्ड गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपने कोई भी क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख रखा है जो किस वजह से आया है, अनरियलाइज्ड गेन्स का अमाउंट है, या फिर कोई भी नोशनल गेन्स हैं, एक्चुअल नहीं है, नोशनल बेसिस पर डाले हुए हैं, या फिर एसेट्स को रिवैल्यू करने की वजह से कोई भी गेन्स आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। आई होप वी आर क्लियर विद दिस टिल हियर। चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, जिसमें सेक्शन 198 सबसेक्शन 4 दिया है, और उसमें क्या बोला हुआ है, इन मेकिंग द कंप्यूटेशन ऑफ फोर्स सेट द फॉलोइंग सम्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 198 सबसेक्शन 4 शैल बी डिडक्टेड। सो जब भी आप कंप्यूटेशन कर रहे हो तो इन सारे सम्स को जो भी दिए हुए हैं उनको आप डिडक्ट करोगे। क्या क्या सम्स हैं, ऑल दी यूजुअल वर्किंग चेंजेस, जो भी वर्किंग चार्जेस, जो भी वर्किंग चार्जेस होते हैं ना, ऑब्वियसली बात है जो डे टू डे खर्चा करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपको माइनस करना है। तो ये ऑब्वियसली बात है, जब आपने प्रॉफिट कंपटीशन करी होगी, अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट को बेस लिया है तो ये आप ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके होगे, तो हाँ ये इनको डिडक्ट करना था, ये ठीक किया आपने। जैसे इनकम टैक्स में हम अलाउंसेस अलाउड और डिसअलाउड पढ़ते हैं ना, कि ये चीज़ अलाउड है, ये वाला एक्सपेंस डिसअलाउड है, तो उसी तरह से इसको सोच के चलो कि यहाँ पर बताया हुआ है क्या क्या अलाउड है, इसके अलावा कुछ है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला है ऑल द यूजुअल वर्किंग चार्जेस, तो जो भी काम करने के खर्चे हैं वो आपको माइनस करने हैं, उसमें एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, डायरेक्टर्स का कोई भी रेम्यूनरेशन है तो उसको भी आप माइनस कर सकते हो। थर्ड, बोनस और कमीशन पेड और पेबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनीज स्टाफ और टू एनी इंजीनियर, टेक्नीशियन और पर्सन एम्प्लॉयड और एंगेज्ड बाय द कंपनी वेदर ऑन अ होल टाइम और ऑन अ पार्ट टाइम। तो आपने पे किया है बोनस, कमीशन, ये कुछ भी आप पे कर रहे हो किसी भी मेंबर को जो कंपनी का स्टाफ है या फिर कोई इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, इन सबको जो भी पेमेंट्स कर रहे हो तो वो भी आप माइनस कर सकते हो। फिर आ जाता है एनी टैक्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज बीइंग इन द नेचर ऑफ टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। सो कोई भी टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जो किस नेचर का है, टैक्स नेचर का है, ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एक्सेस प्रॉफिट्स पर जो टैक्स लग रहा है ना वो भी आप माइनस कर सकते हो। Any tax on business profits imposed for special reasons or in special circumstances are notified by the central government in this behalf. So business profits पर ही टैक्स लग रहा है, लेकिन वो special circumstances या special reasons की वजह से business profits पर टैक्स लग रहा है, तो that is also allowed to be deducted. Interest on debentures issued by the company. कोई भी इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पर, जो डिबेंचर्स इशू करे हैं कंपनी पर, उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो भी इंटरेस्ट आपका अलाउड एक्सपेंडिचर है। Interest on mortgages executed by the company and on the loans and advances secured by a charge on its fixed or floating assets is also allowed to be deducted. So कोई भी mortgages हैं, ठीक है, जो भी आपने या फिर कोई भी लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, जिसको किसी चार्ज के, किसी फिक्स या फ्लोटिंग एसेट के अगेंस्ट चार्ज पर सिक्योर किया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट आप दे रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। Interest on unsecured loans and advances is also allowed to be deducted. Expenses on repairs, whether to immovable or to movable property, provided the repairs are not of a capital nature. तो अगर आपने कोई भी repairs पे खर्चा किया है, चाहे फिर वो किसी movable property की repairs करवाई हो या फिर immovable property की repairs करवाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो भी actual repairs करवाई हैं, that is allowed to be deducted. That repair part should not be of capital nature. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो capital nature का expenditure है जिसको fixed assets की value में add होना चाहिए था, आप उसको minus कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ
ऐसा वाला होना चाहिए जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, जिसको एक्चुअल में पीएल में लेके जाना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है आउटगोइंग्स इंक्लूसिव ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड अंडर सेक्शन 181। 181 के कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको याद होंगे, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था चैरिटेबल फंड्स को कॉन्ट्रीब्यूशन करना, दैट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 181 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डू यू रिमेंबर दिस? यस, चैरिटेबल फंड्स को हमने, बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स को जो कंट्रीब्यूशन करते हैं दैट इज़ एज पर सेक्शन 181, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड टू बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 123, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन है दैट इज़ ऑल्सो अलाउड टू बी डिडक्टेड। Next is excess of expenditure over income which had arisen in computing the net profits in accordance with this section in any year in so far as such excess has not been deducted in any subsequent year preceding the year in respect of which the net profits have to be ascertained। तो इसमें बोल रहे हैं कि आपका कभी भी पिछले सालों में ऐसा हुआ था कि इनकम से ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए थे, ठीक है, जब भी आप नेट प्रॉफिट से सेक्शन के हिसाब से निकाल रहे थे तो आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपकी इनकम से भी ज़्यादा हो गए थे, तो अब ऐसा हुआ होगा तो मतलब माइनस में फिगर चली गई होगी, माइनस में आपके नेट प्रॉफिट्स आए होंगे, तो वो एक्सपेंडिचर्स तो आप क्लेम ही नहीं कर पाए क्योंकि आपने के प्रॉफिट्स ही, आपकी इनकम इतनी सफिशेंट नहीं थी, तो उन एक्सेस एक्सपेंडिचर्स को आप इस साल में भी माइनस कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने उसको पहले कभी माइनस ना किया हो। जैसे हम वो नहीं करते कैपिटल गेन्स, आपके कैपिटल गेन लॉस हो जाता है, सॉरी कैपिटल लॉस हो जाता है जब भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या कोई भी आप हेड की, अदर सोर्सेज में तो लॉस नहीं होता, सॉरी, आप कोई भी हेड का लॉसेज होते हैं, आपके इनकम अंडर एनी हेड आपका कोई लॉस आ रहा होता है उसमें, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट सेक्शन 72 वगैरह के हिसाब से, तो इनकम टैक्स में सिमिलरली यहाँ पर बोला हुआ है कोई एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको माइनस करना था बट वो इनकम ही इतनी नहीं थी कि उनको माइनस नहीं कर पाए, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, कैरी फॉरवर्ड करोगे तो जब भी माइनस करने की आपकी बारी आ सकती है आप उसको माइनस कर लो, और जब वो पहले एक बार माइनस हो गया तो दोबारा माइनस नहीं होगा, दिस इज ऑब्वियस, राइट। सो ये हमारा एल वाला पॉइंट कवर हो गया। एम वाले पॉइंट की बात करते हैं, एनी कॉम्पनसेशन और डैमेजेस टू बी पेड इन वर्च्यू ऑफ एनी लीगल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग अ लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉम्पनसेशन पे करना पड़ रहा है, डैमेजेस पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई लीगल लाइबिलिटी अराइज हो रही है, लीगली कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है एंड यू हैव टू पे दी कॉम्पनसेशन डैमेजेस, तो आपको क्या करना है वो माइनस करने के लिए अलाउ किया हुआ है। नेक्स्ट, any sum paid by way of insurance against the risk of meeting any liability such as is referred to in clause M। तो clause M के अंदर हमने क्या पढ़ा, कोई भी compensation या damages पे करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको allowed expenditure। अब इस compensation और damage को भी आपने secure करा हुआ है, insure किया हुआ है by इंश्योरेंस, तो उस इंश्योरेंस पर जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे होगे ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड टू बी डिडक्टेड। जब एक्सपेंडिचर ही अलाउ कर दिया तो उस पर अगर इंश्योरेंस कराया तो ठीक है, उस इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हम इंश्योर कर देते हैं, उसको भी डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डेट्स कंसिडर्ड बैड एंड रिटन ऑफ और एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अकाउंट। सो कोई भी बैड डेट्स हुए हैं उन सबको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होंगे या कौन से एक्सपेंसेस होंगे जिनको आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो, तो अगर डिडक्ट कर दिए होंगे तो आप उसको क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे, तो वही चीज़ है। इनकम टैक्स सुपर टैक्स पेबल बाय द कंपनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एनी अदर टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द कंपनी नॉट फॉलिंग अंडर क्लॉजेज डी एंड ई। डी एंड ई वाले क्यों हटा दिए, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी बता दिया ना कि वो डिडक्ट कर सकते हैं। कौन से वाले थे, टैक्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज बीइंग इन द नेचर ऑफ अ टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, या फिर एनी टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स इम्पोज्ड फॉर स्पेशल रीजन, स्पेशल circumstances and notified by the central government in this behalf, तो ये वाले हैं तो यू कैन डिडक्टेड। इसके अलावा कोई भी टैक्स है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से या कोई भी इनकम पर कोई भी टैक्स लग रहा है दैट इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। नेक्स्ट, एनी कॉम्पनसेशन डैमेजेस और पेमेंट्स मेड वॉलंटरली, that is to say otherwise than in virtue of liability such as referred to in clause M of subsection 4। so कोई भी compensation है, कोई भी damages आप पे कर रहे हो अपनी मर्जी से, that is not allowed। legal liability arise हो रही थी उसकी वजह से compensation damages पे कर रहे हैं तो वो allowed थे to be deducted, but अपनी मर्जी से कर रहे हो तो we won't allow you to deduct it, okay। next, loss of a capital nature including loss on sale of the undertaking or any of the undertakings of the company or of any part thereof, not including any excess of the written down value of any asset which is sold, discarded, demolished
or destroyed over its sale proceeds or its scrap value. इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला है कि कोई भी कैपिटल नेचर का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी अंडरटेकिंग बेची, उस पर आपको लॉस हो गया, या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें लिखा है नॉट इंक्लूडिंग एनी एक्सेस ऑफ द WDV ऑफ द एसेट विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड ओवर इट्स सेल प्रोसीड्स और इट्स स्क्रैप। तो सेल प्रोसीड्स से ज़्यादा की कोई भी WDV थी या स्क्रैप वैल्यू से ज़्यादा की जो भी WDV थी, उस पर उसको भी आपको क्लेम करने की परमिशन नहीं दी हुई है। फिर दिया हुआ है एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन द इक्विटी रिजर्व्स इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मेजरमेंट ऑफ द एसेट और लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। अगर डिडक्ट कर लिया था तो उसके लिए हमने पढ़ा था इधर पॉइंट नंबर ई, जिसमें क्या दिया हुआ था, जिसमें दिया हुआ था कि अगर डिडक्ट कर लिया तो उसको क्या कर दो, जिसको आपने अगर ऐड कर लिया था तो उसको क्या कर दो, लेस कर दो। अब यहाँ पर बोला है कि आपको डिडक्ट करना अलाउड नहीं होता, अगर आपने कर लिया तो फिर उसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। सो कोई भी कैरिंग वैल्यू में चेंज आ रहा है आपकी एसेट्स लायबिलिटी में, जिसको आप इक्विटी रिजर्व्स में लगा रहे हो, उस केस में यू आर नॉट अलाउड टू डिडक्ट एनी सच चेंज। वहाँ पर आपका रीवैल्यूएशन अपवर्ड हो रहा होगा, इसीलिए आपने ऐड किया होगा, और ऐड किया तो आपको लेस करने के लिए बोला था। यहाँ पर बोला है कि अगर आपका डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो रहा है, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट डिडक्ट दैट। और अगर कर लिया डिडक्ट तो फिर उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका पूरा हो जाता है सेक्शन नंबर 198, जो कि याद नहीं रखना, बट हाँ देखो इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको ऑर्डिनरीली समझें तो इसमें क्या लिखा है, इसमें बोला है कि जो मोटे मोटे जो डे टू डे वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, जो सही सही वाले एक्सपेंडिचर है वो तो आपको अलाउ कर दिया माइनस करने के लिए। जो थोड़े एबनॉर्मल चीज़ें हैं, जो प्रॉफिट्स हो गए कैपिटल नेचर वाले, ये सब चीज़ें आपको अलाउ नहीं की हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन इशू हो रहा है ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ऐसी जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं दैट आर नॉट अलाउड, बट अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज अलाउड कि आप नॉर्मल वाले एक्सपेंडिचर्स माइनस कर सकते हो। तो इस पर जनरली क्वेश्चंस आते तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते थे कि सम्स वाले, सम सॉल्व करने वाले, बट वैसे हमारे लिए आई डोंट थिंक दिस इज़ रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन purpose, but yes we should know what is written in section 198, because using this we'll be able to calculate the net profits as per section 197। तो हमें वहाँ पे कोई परसेंटेजेस निकालनी नहीं है, बट हाँ पता तो होना चाहिए ना किसका परसेंटेज निकाल रहे हो। तो किसका परसेंटेज निकाल रहे हो, उन नेट प्रॉफिट्स का परसेंटेज निकालेंगे 197 में, जो नेट प्रॉफिट्स हमने सेक्शन 198 के अंदर पढ़े हैं। I hope we are done with this section and you don't have any queries regarding this. This is a general type topic कि बस पता होना चाहिए। याद करने के लिए आई डोंट थिंक देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ कि आपसे सब सेक्शन पूछ लेंगे, नहीं ऐसा मेरे को कम लगता है ऐसा होगा। फिर भी पढ़ना सेफ साइड पर बेटर रहता है, तो वी हैव कवर्ड दिस। सो या इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज उससे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटिंग लगता है कि किसी को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। कमेंट करने से ना अच्छा लगता है कि हाँ चलो लोगों को पसंद आ रहा है, फीडबैक मिल रहा है, दैट हैप्पी। सो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel for more such videos. Also hit the bell icon for getting notified whenever I upload a video. But yeah, as you know, I upload video every day at 7 PM. Still you can hit the bell icon so that you get notified about it. Also, if you have any suggestions or any specific topic requests, you can let me know about that in the comment section below. I will definitely try my best to make videos for those topics and cover them in the upcoming videos. So yeah, that's all for today. Take care and I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy, and I'll be back soon. Bye bye.